नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और जो हिंदी सब्जेक्ट है शिक्षक भर्ती 2020 के लिए उसके प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंतर्गत 30 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पर्यावरण अध्ययन जो है पोर्शन है उसका सेट नंबर 7 और इसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के 30 प्रश्न। 121 प्रश्न कह रहा है कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित किया गया है। चार ऑप्शन है, आगरा, अयोध्या, मथुरा या हैदराबाद। बताना है आपको कि ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ऑप्शन आगरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके संदर्भ में ताजमहल वगैरह को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 122 कह रहा है कि सामाजिक वानिकी जो है उसमें प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। शीशम है, ढाक है, यूकेलिप्टिस है या खेजड़ी है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से 122 नंबर जो प्रश्न है उसका कौन सा सही उत्तर होगा। बात करते हैं आंसर की, तो खेजड़ी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसके संदर्भ में सारी चीजें भी हैं और आपने जब सीटेट पेपर दिया होगा तो अवश्य इसे पढ़ा भी होगा। 123 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। तो देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1991 से 1992 आप कह सकते हैं इसमें हाथी परियोजना स्टार्ट हुआ था। और इसका जो आरंभ है वो 1992 जो है इसमें झारखंड जो है राज्य, इसके सिंहभूमि जो जिला है, सिंहभूमि जिला जो है उससे किया गया था। और देश में हाथियों की संख्या में कमी आ रही थी, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने शुरू किया था। भारत सरकार के जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, इसको और ज्यादा डिटेल में आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, उसने शुरू किया था। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला यहाँ से बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई। तो आपको मैंने काफी बार बताया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से हुई थी, ना कि 74 से। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर कथन गलत दे रखा है। और ये जो है अप्रैल माह में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर। और इसके स्टार्टिंग में आरंभ में जो है जो बाघ अभ्यारण्य थे उनकी संख्या कम थी, बाद में से बढ़ाकर लगभग 50 जो है वो कर दिया गया था। तो दूसरा आपका कथन गलत है। तीसरे की बात करते हैं कि इस समय देश में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 96 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभ्यारण्य आते हैं। तो आप इसे भी सही कहेंगे क्योंकि इसके बारे में ये चीज बताई गई थी। और चौथा कह रहा है कि पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1987 जो है उसमें तैयार किया गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए सी डी तीन सही है, इस वाला ऑप्शन देखिए। तीसरा वाला दे रखा है ए सी और डी, तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ए सी डी आपका सही हो जाएगा। 124 प्रश्न कह रहा है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये कथन जो है वो किसका है? ए फिटिंग का है, डार्विन का है, लैमार्क का है या डेविस का है? और ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर यूपी डेट से ये आया हुआ है। अधिकतर सब इसमें आपको मिक्स में पेपर में मिलेंगे कि कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो पहला आपका ऑप्शन ए फिटिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका ये कथन है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। 125 प्रश्न कह रहा है पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला मानव जो है वो सर्वाहारी में जो है वो आता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस होती है इसकी सर्वाधिक परसेंटेज होती है? कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस या भाप अंगार गैस। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो चौथा आपका ऑप्शन भाप अंगार गैस बिल्कुल सही होगा। देखिए भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? इस टाइप से एक बार आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न किसी कंपटीशन लेवल में। तो वहां पर जो ऑप्शन था वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सही था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड
कि सर्वाधिक जो परसेंटेज होती है उसके साथ साथ इसीलिए एक प्रश्न और मैंने जोड़ के बता दिया कि वो भी ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भाप अंगार गैस होती है, ताकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है वो कर ले जाएं। 127 प्रश्न कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम जो है उसकी समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव्स किरणें। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि अवरक्त किरणें बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का जो प्रतिनिधित्व है वो अवरक्त किरणें करती हैं। 128 प्रश्न कह रहा है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। तो गुरुस्थलीय जल नहीं होगा, गुरुत्वीय जल हो सकता है। केशिका जल होगा, आर्द्रता जल होगा, क्रिस्टलीय जल होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला यानी कि केशिका जल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 129। निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और इस प्रकार से 4 आपको कथन दे रखे हैं। उत्पादक और जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारिक जो कृषि है उसकी उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। संकर फसलों और पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और चौथा है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है, सी और डी लिखा है, ए बी और सी तीनों लिखा है, या तीनों नहीं, ए बी और सी और साथ में ए बी और डी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका बी वाला ऑप्शन गलत है कि व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक और जैव विविधता कम होती है, ऐसा नहीं है। बाकी आपका ए सी और डी तीनों सही हैं। तो उस आधार पर चौथा वाला आपका ऑप्शन ए बी और डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 130। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन्य जो जीव अधिकारी हैं उनको दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षक जो हैं उनको दिया जाता है, या फिर ये सभी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं चलिए आंसर की। तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाएं भी इसमें आएंगी। वन और वन्य जीवधारी जो जीव अधिकारी हैं, जीवधारी नहीं, वन और वन्य जीव अधिकारी उनको भी, वन्य जीव संरक्षक इनको भी, यानी कि ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर मेन चीज यहाँ पर आपको समझना ये है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वार्षिक रूप से जो वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए दिया जाता है, जिसने देश में वन्य जीवन के संरक्षण पर कोई मुख्य प्रभाव डाला हो, फिर चाहे वो कोई संस्था हो, कोई अधिकारी हो, ये जो है यहाँ पर होता है। और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए नगद, पदक, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र, ये सारी चीजें जो है वो प्रदान की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 131 देखते हैं। कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। केंद्रक, कोसा या झिल्ली तंत्र, केशिका भित्ति या प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि कोशिका जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग। तो अच्छा प्रश्न है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाले भाग में दूसरा आपका ऑप्शन कोसा या झिल्ली तंत्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 प्रश्न कह रहा है कि काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला 132 का हो जाएगा, यानी कि जर्मनी में जो है वो पाए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 प्रश्न देखते हैं। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको पारा, लेड,
मैग्नीज या कैडमियम? आपको बताना है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन लेड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अखबार में जो है वो लेड विषैला तत्व होता है। 134 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या न्यूजीलैंड? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा जिसने भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका ऑप्शन नंबर, तो सबसे पहले तो ये समझिए जो कार्बन टैक्स है वो लगाया किस पे जाता है। तो कार्बन का या कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर होता है जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और ये प्रदूषण टैक्स या पॉल्यूशन टैक्स का आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो हो जाएगा। अब लगाया तो देखिए बहुत जगह जा चुका है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, बहुत से देशों में कार्बन टैक्स लग चुका है। किंतु 2005 में न्यूजीलैंड जो है उसमें भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था और इसे 2007 अप्रैल में जो है वो प्रभावी कर दिया गया था। तो न्यूजीलैंड आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो दर रखी गई थी वो 15 न्यूजीलैंड डॉलर प्रति टन कार्बन उत्सर्जन के आधार पर निर्धारित की गई थी। तो आपका न्यूजीलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है क्योंकि कहीं कहीं आपको फिनलैंड भी देखने को मिलता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पोषण संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध होता है। 136 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 34, 10, 20 या 25? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि कुल 34 नदियों को लिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 137 कह रहा है कि भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? दुधवा, काजीरंगा, मानस या नंदा देवी? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 में से कौन सा सही होगा। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन दूसरा यानी कि काजीरंगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 138 की अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए काजीरंगा तो मैंने आपको बताया, पर मानस आपका भी देखने को मिलता है। कैसे? मानस में जब बात की जाती है प्रति वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप क्या कहेंगे? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक 189 जो है वो हाथी मानस जो है उद्यान इनमें पाए जाते हैं। तो देखिए एक क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे हम देखते हैं ना, दो चीजें की, एक तो जनसंख्या देखते हैं और एक जनसंख्या घनत्व तो देखते हैं। तो उसी आधार पर दोनों चीजें हैं। ये जनसंख्या यानी कि नॉर्मल हाथियों की संख्या की बात की जाए तो काजीरंगा, पर प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर बात की जाए तो मानस। ये दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के अलावा भी आपका कार्बी आंकलॉन्ग आरक्षित क्षेत्र भी हाथियों की संख्या के लिए यानी कि सर्वाधिक संख्या के लिए जो है वो जाना जाता है। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि हाथी जो है उनकी अवैध हत्या की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और वो कार्यक्रम का नाम है माइक कार्यक्रम। जो माइक होता है जिसमें आप बोलते हैं, वो माइक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके अलग अलग जगह भी हैं, जैसे कि असम में जो है वो अलग है, असम के अलावा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश अलग अलग है। 138 प्रश्न आपका था अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का, खनिज का, वायु का या ऊर्जा का? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा।
जो अवसादी चक्र है उसमें किसका प्रवाह होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की। तो आपका दूसरा ऑप्शन खनिज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 139 प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है। सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको 139 ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि मीथेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी। और जो यहाँ पर अल्पजीवी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अल्प आयु यानी कि कम उम्र वाला, जिसकी आयु कम हो, तो वो आपकी मीथेन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 140, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर 1990 के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया। चार ऑप्शन है, स्टॉकहोम सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से जोहान्सबर्ग सम्मेलन बिल्कुल जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 141, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 अलग अलग दे रखा है। एक तरफ विश्व पर्यावरण दिवस है, एक तरफ विश्व वानिकी दिवस, मितव्ययिता दिवस, विश्व ओजोन दिवस, और एक तरफ आपको सूची 2 में तारीख दे रखी है और नीचे जो है वो कथन दे रखे हैं कौन कौन से सही होंगे। तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ये बी से मैच करेगा। तो देखिए सबसे पहले बी किसमें है, पहला हो सकता है आंसर या आपका चौथा हो सकता है, तीसरा और दूसरा कतई नहीं होगा। विश्व ओजोन दिवस काफी बार मैंने बताया है कि विश्व ओजोन दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी वाला सी से मैच करेगा, यानी कि लास्ट में सी पहले में नहीं है तो बचा कौन सा, चौथा वाला सी है देखिए लास्ट में, तो यही आला आपका ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो बी वाला है वो ए से मैच करेगा। विश्व वानिकी दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है वो डी से मैच करें, यानी कि विश्व मितव्ययिता दिवस जो है आपका 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। मितव्ययिता होता है मतलब कंजूसी, तो ये आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 142, कि वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक जो विलायक हैं उनकी इष्टतम सांद्रता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, सुपोषी कहते हैं, कुपोषी कहते हैं, दोमट कहते हैं या बलुई कहते हैं। तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सुपोषी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला सुपोषी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 कह रहा है कि टुमारोज बायो डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा या डॉक्टर GC पांडे। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बुक का नाम है आपका टुमारोज बायो डाइवर्सिटी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन डॉक्टर वंदना शर्मा, इनका नाम वंदना शर्मा नहीं है, इनका नाम है वंदना शिवा करके। तो वंदना शिवा जो है उनकी पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। 144 प्रश्न कह रहा है दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, बायोम, बायोटोप, इकोटोन या सियर। चार ऑप्शन छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका तीसरा ऑप्शन इकोटोन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 145 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो है वो रखा। बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका बिल्कुल न्यूजीलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न मैंने अभी कराया भी था। 146 प्रश्न कह रहा है DDT की सांद्रता जो है उसका उच्चतर पोषण संस्तरों में बढ़ता संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांक, जैविक विभव या जैविक मान। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो जैविक आवर्धन जो है इसे कहते हैं। 147 प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी या प्रकाश संश्लेषी पादप। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो प्रकाश संश्लेषी पादप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
148 प्रश्न कह रहा है कि किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर डिपेंड करती है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बायोम विशेष की वनस्पति पर, सकल बायोमास पर, जातियों के संगठन पर, या वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन सभी पर। तो बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन आपका सही होगा, तीनों पर ही डिपेंड करता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। 149 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था और अब विलुप्ति की कगार पर है। हुलाक, गिब्बन, शेर की दुम वाला मैकाऊ, एशियाई चीता या हिमालयी ताहर। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो तो देखिए, विलुप्ति की कगार पर तो कहीं ना कहीं इसमें सभी हैं, पर भारत में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता था और अब विलुप्ति की कगार में, उसमें आप तीसरे वाले ऑप्शन एशियाई चीता के साथ जाएंगे, जो कि पहले जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है 150 नंबर, कि भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया 1972, 1980, 1992 या 2002। चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य सभी लोग बताइएगा। और कोशिश किया करिए, यदि आपको नहीं पता है तो इस चीज़ को सर्च कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्च करने से ही चीज़ें आपको जब आंसर मिलता है तो वो याद हो जाता है। मैं इसलिए हर वीडियो में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछता हूँ, कि जो अलग से थोड़ा सा प्रश्न होता है और आपके दिमाग में कई बार आप कमेंट देखते हैं तो उससे याद हो जाता है। तो कोशिश किया करिए आंसर जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग दिया करिए। तो इसी के साथ वीडियो आज का हमारा समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।